सामान्य हिंदी। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाली। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। भाषा का विकास क्रम: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, प्राचीन हिंदी और आरंभिक हिंदी के रूप में हुआ है। संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ है, अतः संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली भाषा है। अपभ्रंश का तात्पर्य विकृत या बिगड़ी हुई भाषा से है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रंक। राजा का विलोम शब्द रानी, प्रजा और रंक तीनों होते हैं, किंतु भारतीय बोर्ड के द्वारा विकल्प सी, रंक को सही उत्तर माना गया। अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि। दिए गए विकल्पों में रश्मि शब्द किरण का पर्यायवाची होगा। किरण के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं मयूख, अंशु, मरीचि, प्रभा आदि। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो वो है तालव्य, ऑप्शन बी। छ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान है जैसे कि तालव्य के हैं छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा। दंत में है ता वर्ग, ला और सा। ओष्ठ में है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। और वत्स में है ना, रा और ला। छठा प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो यह है अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर एक। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, यानी कि अध्याय। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड, बालकांड सबसे बड़ा है और जो किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा कांड है। सातवां प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। आठवां प्रश्न है, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो वो होगा अनार्य, ऑप्शन नंबर ए। अट्टालिका, तो इसका तद्भव रूप होगा अटारी। और अन्यत्र, तो इसका तद्भव रूप होगा अनथ। नौवां प्रश्न है, व्यास का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समास। तो व्यास का विलोम होगा समास। संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का विस्तार, आविर्भाव का तिरोभाव और तिमिर का होगा आलोक। 10वां प्रश्न है, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि। यद्यपि शब्द में यण स्वर संधि प्रयुक्त है जब लघु या दीर्घ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई, ऊ, री के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा हो जाते हैं। यदि धन, अपि, यद्यपि, इति धन, आदि, इत्यादि, मधु धन, अरि, मधुहरि, तो इन सभी में होगी यण संधि। ठीक है। 11वां प्रश्न है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो सूर्योदय में प्रयुक्त है गुण संधि, ऑप्शन नंबर 3। जब आ अथवा बड़ा आ के पश्चात लघु या दीर्घ ई, उ, री आए तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है, जैसे कि देवधन इंद्र, देवेंद्र, जलधन ऊर्मी, जलोर्मी और महाधन ऋषि, महर्षि। तो इनमें होगा गुण संधि। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका जवाब है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह मात्रात्मक लिपि है, अर्थात व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। अशोक ने अनेक शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त है वो है सत, ऑप्शन बी। सत उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं, सत्कर्म, सत्कार, सत्कीर्ति, सज्जन आदि। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर एक, अच्छा लिखना। वाक्य प्रयोग है, रमेश एक बहुत अच्छा कवि है, वह अपनी सभी कविताओं में मानो जैसे कलम ही तोड़ देता है।
अगला प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो वो होगा सत्य धन आग्रह, ऑप्शन नंबर डी। यदि प्रथम पद के अंत में दीर्घ या ह्रस्व आ ई उ हो तथा द्वितीय पद के आदि में भी दीर्घ या ह्रस्व आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। उदाहरण है परम धन अर्थ परमार्थ, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, विद्या धन आलय विद्यालय। 16वां प्रश्न है इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी डा है। ईर्ष्या के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जलन, कुड़न, द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर, ईर्ष्या, रसक आदि। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? तो फिर भी कुछ रह जाएगा इस कृति के रचनाकार हैं विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर बी। इनकी अन्य रचनाएं हैं मनुष्यता का दुख, अस्ति और भवति, प्रतिबद्धता, वर्तमान और भविष्य और गुनाहों के सबूत। अस्ति और भवति के लिए इनको मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 18वां प्रश्न है व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि, ऑप्शन नंबर डी। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई यू और री के स्थान पर क्रमशः या वा और ला हो जाता है। विधन आप्त व्याप्त, अनुधन आय अन्वय, मात्र धनाज्ञा मात्राज्ञा। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है अनुधन प्रास। तो अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात किसी वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहां होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। केस स्टडी प्रश्न 20 से 22 तक। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी सोच समझकर। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो शब्दों का चयन, ऑप्शन नंबर सी। बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? तो इसका जवाब है विचारों और व्यक्तित्व का, ऑप्शन ए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है चरित्र, ऑप्शन सी। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की भावना का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, मिठास, तीखापन, लड़ाई। अगला प्रश्न है इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो जो तद्भव शब्द है वो है आधा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कूप, विद्या और व्योम ये तीनों हैं तत्सम। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को उनके द्वारा रचित उपन्यास विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह हिंदी उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और कुशल समालोचक हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं कि गोबर गणेश, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, कछुए की पीठ पर, शैतान के बहाने, रचना के बदले, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर डी। कहानी के रचनाकार छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। यह इनकी पहली कहानी है जो कि वर्ष 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं छाया, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो इसका जवाब है भाववाचक संज्ञा। कृपा किस शब्द का विलोम है? तो इसका जवाब है कोप का, ऑप्शन नंबर 1। कृपा का विलोम कोप, कटु का विलोम मधुर,
क्रूर का विलोम होगा दयालु और क्रोध का विलोम होगा क्षमा। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हार जाना। वाक्य प्रयोग है, जब जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। अगला प्रश्न है, नृत्य का तद्भव रूप इनमें से कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाच। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो है अंतर्धान, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, धनुष। दिए गए विकल्पों में धनुष शब्द कोदंड का पर्यायवाची है। धनुष के अन्य पर्यायवाची हैं धनु, कमान, मेहराब, सरासन, धनुक आदि। तलवार के हैं करवाल, चंद्रहास, खड़ग, अस्सी, कृपाण। और भाला के हैं बर्छा, नेजा, कुंत, सलाका आदि। मूर का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो वो है मयूर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका जवाब है आधा का धन सा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ये जो वर्ण है ये है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और सरा। तो ये सभी है संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो दो या अधिक वर्णों के योग से बने हो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 4। तो छ बना है का आधा का धन सा से, त्रा बना है आधा ता धन रा से, ज्ञा बना है आधा जा धन या से, और सरा बना है आधा सा धन रा से। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत में, ऑप्शन डी। किसी असाधारण वस्तु को देखकर मन में जब विस्मय नामक स्थायी भाव की जागृति होती है तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है, अखिल भुवन चल अचल, सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकातु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। बाकी प्रत्यर्पण में प्रति, संगम में सम और विमोचन में बी उपसर्ग है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें जो संधि प्रयुक्त है वो है विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। मनः धन हर मनोहर, मनः धन रमा मनोरमा, यशः धन दा यशोदा। ये सभी जो उदाहरण है ये हैं विसर्ग संधि के। यदि विसर्ग के पूर्व आ और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या रा लावा हा आए तो आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जवाब है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रवृत्तियों से होती है। इन प्रवृत्तियों को स्थायी भाव कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। रस और उनके स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का है हास, रौद्र रस का है क्रोध, करुण रस का है शोक, बीभत्स रस का है घृणा या जुगुप्सा, भयानक का है भय, वीर रस का है उत्साह, अद्भुत का है विस्मय और शांत रस का है निर्वेद। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा आस्तिक, ऑप्शन नंबर बी। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो तो वो होगा नास्तिक। असाधारण बुद्धि वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा मेधावी।